केयर कैसे करनी है, कचड़ी की केयर हम कैसे कर सकते हैं? ये बेटे ऐसे है, जब हमारे एनिमल्स में गाय या भैंस बच्चे को जन्म देती है तो उसमें जब कटड़ू पैदा होता है, आप लोग देखोगे कि पहले पैदा होने से पहले एक पानी का बुलबुला सा बाहर आता है। वो बुलबुला अपने आप टूट जाता है। उसके बाद कुछ देर रेस्ट करने के उपरांत फिर दूसरा पानी का बुलबुला आता है और जब वो टूटता तो उसके भीतर बच्चा होता है। और बच्चे की नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए? उसकी दोनों अगली टांगें आगे को और बीच में उसका सिर होना चाहिए। ये बच्चे की नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। हम ऐसे में बच्चे को नॉर्मली खींच लेते हैं तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर हो जाता है। लेकिन कई बार इस जो सेकंड जो वाटर बैग रप्चर होने के कुछ देर बाद बच्चा तभी उसी वक्त पैदा नहीं हो पाता, तो उसमें वाटर बैग का कुछ पानी उसके बच्चे के मुंह में या बच्चे की नासों में, नॉस्ट्रल्स के भीतर घुस जाता है, जिसके कारण बच्चे को सांस लेने की समस्या आ जाती है। और जब हम बच्चे को रिमूव करते हैं, जब बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके बाद उसको सांस नहीं आता। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना होता है, बच्चे की रेस्पिरेशन को रीस्टोर करना पड़ता है। बच्चे को सांस दिलाने की प्रक्रिया को बहाल करना पड़ता है। उस सांस वाली प्रक्रिया को बहाल करने के लिए हम बच्चे के नॉस्ट्रल्स को ऊपर से सिक्यूज करते हैं ताकि उसके नाक से भीतर से पानी निकल जाए। उसके मुंह में हम लोग उंगलियां डालते हैं और उसकी जीभ को हिलाते हैं ताकि अगर उसके मुंह के भीतर कोई पानी फंसा है वो भी निकल जाए। उसके कान में भी हम लोग फूंके मारते हैं कि अगर कोई पानी फंसा तो वो निकल जाए। कई बार तो ये पानी अगर थोड़ा बहुत मुंह में हो या नासों में हो तो निकल जाता है, लेकिन कई बार थोड़ा सा ज़्यादा होता तो वो निकल नहीं पाता। तो फिर हम ऐसे केस में, अगर बच्चे को सांस नहीं आ रहा, हम बच्चे को उल्टा लमका देना चाहिए। उल्टे का भाव क्या है? उसकी पिछली टांगों को पकड़ के हम लोगों को ऊंचा कर देना चाहिए और उसका सर ज़मीन की तरफ नीचे रखना चाहिए। उसको हम लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो उसमें ग्रेविटेशन की वजह से, धरती के आकर्षण की वजह से उसके भीतर जो पानी फंसा होता है मुंह से भी बाहर आ जाता है और नाक से भी बाहर आ जाता है। सक्यूज करके आप लोगों को वो पानी निकाल देना चाहिए। जब पानी निकलना बंद हो जाता है तो उसके बाद भी बच्चे को हम लोग ज़मीन पे लिटा देते हैं, लेकिन उसको ऐसी ज़मीन पे लिटाना चाहिए जिसके ज़मीन में सलांट हो। सलांट से भाव क्या है? उसका जो पिछला पार्ट है वो थोड़ा सा ऊंचा हो, लेकिन जो आगे वाला पार्ट है, मुंह वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा नीचा हो, ताकि उसके भीतर से अगर कोई और पानी फंसा वो भी निकल जाए। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखोगे, इतना करने के उपरांत भी कुछ ना कुछ उसको सांस की प्रक्रिया बहाल नहीं होती। अगर फिर भी सांस की प्रक्रिया बहाल नहीं होती तो आप लोगों को चेस्ट से, दोनों हाथों से पकड़ के चेस्ट को ऊपर नीचे करके कई बार दबाना पड़ता है, तो उसमें सांस की प्रक्रिया बहाल हो जाती है। जब एक बार सांस की प्रक्रिया बहाल हो जाती है और ये छाती ऊपर उठने लगती है तो उसके बाद आप लोगों को चेष्टा करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें ये सांस की प्रक्रिया बिल्कुल बहाल हो जाती है। उसमें पशु अपने आप रिकवर कर जाता है। ये तो आप लोगों को एट द टाइम ऑफ बर्थ सबसे पहला काम ये करना पड़ता है। दूसरी बात, जब बच्चे का जन्म होता है, नॉर्मली उस वक्त बच्चा नाड़ुए के साथ, माँ के साथ अटैच होता है। नॉर्मली ये नाड़ुआ अपने आप टूट जाता है, लेकिन कुछ एक केसेस में अगर नहीं भी टूटता हो तो आप लोगों को उस धुन से, नेवल कॉर्ड को 2-3 इंच की दूरी से उसको एक सीज़र के साथ काट देना चाहिए। लेकिन जिस सीज़र के साथ आप लोग काटोगे, पहली बात तो वो स्टरलाइज चाहिए। अगर आप लोगों के पास स्टरलाइज नीडल नहीं है, स्टरलाइज या सीज़र नहीं है, तो आप लोग उसको बीटाडीन में 3-4 मिनट डिप करके रखो, ताकि उसके ऊपर अगर कोई भी कीटाणु चुमड़ा हुआ है तो वो बीटाडीन के साथ उसका नाश हो जाए। तो उसके बाद हम लोग उस नेवल कॉर्ड को काट देते हैं और काटने के उपरांत उसके ऊपर बीटाडीन का पेंट कर देते हैं। लेकिन ये बीटाडीन का जो पेंट है, ये आप लोगों को सुबह शाम कम से कम कई दिनों तक करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर हम लोग उस पर ऊपर पेंट नहीं करते, ये बच्चे का नाड़ुआ ज़मीन के टच में होता है, मिट्टी के टच में हो जाता है, और अगर मिट्टी के टच में हो जाता है तो इसमें कई बार ये नेवल एब्सेस बन जाता है और कई बार वहाँ से इसमें टेटनस होने के चांसेस भी बन जाते हैं, क्योंकि जो टेटनस बीमारी के स्पोर्स हैं ये भी मिट्टी में पाए जाते हैं। तो अगर आप लोग अपने पशुओं को, अपने बछड़ों को इन दोनों बीमारियों से रहित करने की प्रक्रिया पे विचारना चाहते हो, तो आप लोगों को बीटाडीन की जो ड्रेसिंग है या बीटाडीन की पेंट है, ये सुबह शाम 2 बार कम से कम 5-10 दिनों तक करनी चाहिए, जब तक ये नेवल कॉर्ड सारी सूख नहीं जाती। ये काम भी आप लोगों को एट द टाइम ऑफ बर्थ करना पड़ता है। तीसरी बात जब आ जाती है, जब सर्दियों में, आजकल जैसे कि सर्दियों का सीज़न आ रहा है,
तो उसमें कई बार कुछ ऐसी गायें होती हैं जो अपने बच्चों को चाटने की प्रक्रिया से थोड़ा सा अवॉइड करती हैं। स्पेशली ये हीफर्स में अक्सर देखा गया है, या दोगली गायों में अक्सर देखा गया है। जो हमारी देसी गायें हैं या देसी भैंसें हैं, उसमें ये प्रक्रिया बहुत कम आती है। अगर कुछ एक ऐसी हीफर्स या जो कुछ एक ऐसी गायें या जो कुछ ऐसी माएँ अपने बच्चों को चाटती नहीं हैं, तो आप लोगों को उसे ऐसे बछड़ों को या ऐसी बछड़ियों को उसके स्किन के ऊपर जो सारा डिस्चार्ज लगा होता है, किसी सूखी बोरी लेके या सूखा कॉटन का कपड़ा लेके उसको अच्छी तरह पोंछ देना चाहिए और उसकी स्किन को बिल्कुल ड्राई कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आने वाले सीज़न में, विंटर सीज़न में आप लोगों ने उसकी स्किन को ड्राई नहीं किया, तो उसमें कई बार ठंड लगने की व्यवस्था और कई बार नमोनिया होने की व्यवस्था भी बन जाती है। नॉर्मली माएँ अक्सर ऐसे बच्चों को चाटती हैं, चाटने के बाद वो उनका सारा शरीर बिल्कुल ड्राई हो जाता है। लेकिन अगर ड्राई नहीं होता तो आप लोगों को इस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी आपके ड्राई होने के बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि उसको नमोनिया की कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें सांस लेने की प्रक्रिया थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो आप लोगों को ऐसे पशु को, ऐसी बछड़ी या बछड़े को किसी डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए कि क्या ये केवल ठंड का केस है या बिगड़ के ये निमोनिया का केस बन गया है। तो उसमें अकॉर्डिंगली हम लोग कोई ना कोई अच्छा सा एंटीबायोटिक देते हैं, जिसमें ज़्यादा तौर पे हम लोग सेफ्टोफर सोडियम का यूज़ करते हैं, जो सबसे इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक इस निमोनिया के केसेस में आता है। ऐसी ये कुछ एक प्रक्रियाएँ हैं जो आप लोगों को बचपन के समय जब बच्चा पैदा होता है तो करनी पड़ती हैं, तो इसमें उसकी जो मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद हम लोग ऐसा नॉर्मली सोचते हैं कि हम लोगों को किस पशु को, जो बच्चा पैदा हुआ है, उसको कैसा खाना खिलाना है, कैसे दूध पिलाना है। जो दूध पिलाने की समस्या है, जो पहला दूध माँ का होता है, जिसको आप लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, या आप लोग उसको खीस बोल देते हो, या हम लोग उसको बौला भी बोल देते हैं पंजाब में। तो ये बौला बच्चे को पिलाना पड़ता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, तकरीबन वो 1 या 1.5 घंटे के बाद अपने पैरों पे खड़ा होना खुद सीख जाता है। जब बच्चा पहली बार खड़ा होता है, खड़ा होने के उपरंत ही हम लोग उसको माँ का दूध पिलाते हैं। और नॉर्मली जो माँ का दूध पिलाया जाता है, इसकी जो वॉल्यूम है या इसकी क्वांटिटी है, ये उस बच्चे के भार का 1/10 ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। क्या भाव है किसे? अगर मान लो कि बच्चे का बॉडी वेट 30 किलो है, तो उसको 3 किलो कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए, 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम को। यानी कि उस वक्त आप लोग उसको 1.5 किलो तक ये कोलेस्ट्रम या खीस पिला सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने उस बच्चे को खीस नहीं पिलाई या कोलेस्ट्रम नहीं पिलाया, तो कोलेस्ट्रम पिलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इस कोलेस्ट्रम के भीतर जो एंटीबॉडीज़ की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। और एंटीबॉडीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें उस बच्चे की जो इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। नॉर्मली इन गायों या भैंसों में ये जो एंटीबॉडीज़ माँ से आते हैं, ये जेर को क्रॉस करके बच्चे को बहुत कम मिलते हैं। तो उस केस में अगर उनके भीतर एंटीबॉडीज़ की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ये दूध पिला के या खीस पिला के हम लोग एंटीबॉडीज़ की मात्रा उसमें बढ़ा सकते हैं और उससे बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपको कोलेस्ट्रम ऐसा पिलाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग, कई बच्चे ये सोचते हैं, कई हमारे फार्मर्स ये सोचते हैं कि जब तक जेर नहीं पड़ती हम लोगों को खीस पिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जेर रुकने की संभावना बन जाती है। पर ऐसा नहीं होता। जितनी जल्दी हो सके उसको पशु को खीस का पिला देना चाहिए, क्योंकि जितनी लेट आप लोग कोलेस्ट्रम को पिलाओगे, उसमें एंटीबॉडीज़ की कंसंट्रेशन घंटों के बाद घटती रहती है और उसमें जो उस बच्चे के भीतर जो एंटीबॉडीज़ आएंगे वो कम होते जाएंगे। इसलिए खीस पिलाने में कभी भी आप लोगों को लेट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एंटीबॉडीज़ के साथ साथ जो ये खीस होती है, इसमें मिनरल्स की परसेंटेज, प्रोटीन्स की मात्रा, ये भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसमें पशु को, बच्चे को बहुत ज़्यादा खुराक मिलती है और अच्छी खुराक मिलती है। इसको पिलाने के लिए आप लोगों को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। 100% ही बच्चों को ये पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसी कुछ एक बातों का अगर आप लोग ख्याल रखोगे, तो उसमें जो बच्चे की जो सर्वाइवल कैपेसिटी है, उसको ज़िंदा रहने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। थैंक यू बेटे।